गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बैंकर की लाइफ में एक जो है क्रेडिट जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होता है, क्योंकि ऑलवेज जो है बैंक इनकम का सोर्स जो है वो क्रेडिट ही होता है, जहाँ से आपको इंटरेस्ट मिलता है और इंटरेस्ट से आपके खर्चे निकलते हैं। खर्चे और काटने के बाद जो है फिर आपकी सैलरी, ये सब बाकी सब चीज़ें जो है बैंक आपको अलाउ करता है। ठीक है, तो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप ये है। आईआईबीएफ ने कोर्स एक दिया हुआ है आईआईबीएफ के थ्रू। ठीक है, सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल, सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल, क्रेडिट प्रोफेशनल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके करने के बाद आज आरबीआई ने एकदम 100% कह दिया है कि आपको ये कोर्स करना है, वही व्यक्ति जो है आपको प्रोसेसिंग सेंटर में पोस्ट हो सकता है। ठीक है, ईच एंड एवरी ईयर जो है आफ्टर आफ्टर रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन के बाद इसकी सर्कुलर जो है आपके बैंक में भी आती होगी, ब्रांच में भी आती होगी, सॉरी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में आती होगी कि आप ऐसे व्यक्ति को अब एसबीआई के हिसाब से कहें तो आरएसी पीसी में पोस्ट करें, या बाकियों के हिसाब से सीसीपीसी में करें, या आरपीसी में करें, या आरएसी में करें, पोस्ट करें कि जिनका सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल का योग्यता हो। ठीक है, तो चलिए इसी में जो है हम एक शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे मैं आपको इसके हिसाब से आगे बढ़ाता जाऊंगा। पर डे मैं कोशिश करूंगा एक चैप्टर जो है आपका सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल के लिए अपलोड करूं, ताकि आप लोग जो है सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल का कोर्स पूरा कर सकें। और इसको करने से आपकी एक छोटी सी ये चीज़ हो सकती है कि आपकी पोस्टिंग में आपको बहुत ही सुविधा होगी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। आज जो हमारा चैप्टर रहेगा, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स। ठीक है, इनकम रिकॉग्निशन, ठीक है, आईरैक जिसको बोलते हैं, आईरैक, इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन। ये किसके केस में आता है? एनपीए के केस में, स्टैंडर्ड के केस में, सब स्टैंडर्ड केस में। मतलब ये है स्टैंडर्ड से लेके भी सब जगह स्टैंडर्ड और एनपीए। एनपीए में 3 पार्ट है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल 1, ठीक है, डाउटफुल एंड लॉस 3 है। और डाउटफुल के 3 पार्ट है, D1 D2 एंड D3। ठीक है, सब। तो आइए इसमें प्रोविजनिंग कितना होगा इसको आगे देखते हैं। एक एक करके मैंने एक स्लाइड बनाई है, स्लाइड देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है, देखिए सबसे पहले स्ट्रेस एसेट में आते हैं। स्ट्रेस एसेट, स्ट्रेस एसेट क्या है? जिसको हम लोग एसएमए कहते हैं। आजकल पर डे जो है हमारा एसएमए जो है स्पेशल मेंशन अकाउंट, स्पेशल स्पेशल मेंशन अकाउंट। ठीक है, पर डे हम देखते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट 90 डेज का आरबीआई का क्राइटेरिया है। ठीक है, 0 डेज, 60 डेज और 90 डेज, या इसको 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज कहते हैं। 90 डेज के बाद अकाउंट क्या हो जाता है? एनपीए में। एनपीए होने के बाद सब स्टैंडर्ड में जाता है, सब स्टैंडर्ड से T1, डाउटफुल, डाउटफुल से लॉस। ठीक है, डायरेक्टली अकाउंट जो है स्टैंडर्ड से लॉस में भी जाता है, उसमें कई सारी इश्यूज हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आके देखते हैं। देखिए स्ट्रेस एसेट क्या है? स्ट्रेस एसेट का जो प्रिंसिपल है, सबसे पहले क्या है? स्ट्रेस एसेट एज ए स्पेशल मेंशन अकाउंट, जो मैंने आपको बताया एसएमए, ये फॉलोइंग कैटेगरी का होता है। देखिए एसएमए की सब कैटेगरी होती है, एसएमए 0, एसएमए 1 एंड एसएमए 2। टोटल ये जो शेड्यूल होता है ये 90 डेज का होता है। इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है? बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है कि प्रिंसिपल या इंटरेस्ट, ठीक है, और एनी अदर अमाउंट होली और पार्शियली ओवर ड्यू हो गया। ठीक है, मान लीजिए किसी अकाउंट में मंथ के एंड में 31 मार्च को ही ले लेते हैं, हमने 5,000 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज हुआ, और मान लीजिए कोई और चार्जेस जो है 500 रुपये का लगे, टोटल 5,500 रुपये के इंटरेस्ट चार्ज हो गए। ठीक है, ये आपको जो है आपको 31 मार्च को चार्ज हुए, तो आप ये मान के चलिए कि पार्टी से जो है ना इस मार्च, अभी जो है नया एक सिस्टम शुरू हुआ है क्रेडिट डेबिट समेशन का। ठीक है, मतलब जितना इंटरेस्ट 90 दिन के अंदर चार्ज हुआ उतना ही इंटरेस्ट आपको 90 दिन के अंदर सर्विस होना चाहिए। ठीक है, तो 31 मार्च को 5,500 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज हुआ, तो इसका रिपेमेंट आया या नहीं आया? तो अगर रिपेमेंट में थोड़ा सा भी ओवरड्यू रह गया तो क्या होगा? वो फिर एसएमए 0 से एसएमए 0 में आ जाएगा। अगर ओवर ड्यू हो गया, 1 से 30 दिन का ड्यूज रहेगा। अगर वो ड्यूज 31 से 60 दिन पर चला जाता है
ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, SMA 1 में आ जाता है। और SMA 2 में कब आता है, जो 61 से 90 दिन के बीच में। 90 दिन तक कोई भी अगर इंटरेस्ट या ड्यूज पे नहीं होता है तो अकाउंट क्या हो जाती है, टर्न इनटू NPA कैटेगरी। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, टाइप ऑफ NPA अकाउंट कैसा है। टाइप ऑफ NPA अकाउंट क्या होते हैं, पहले तो सब स्टैंडर्ड अकाउंट। इमीडिएट जब गिरता है तो वो सब स्टैंडर्ड में जाता है, सब स्टैंडर्ड। ठीक है, सब स्टैंडर्ड के बस सब स्टैंडर्ड। दूसरा होता है डाउटफुल। डाउटफुल होता है, उसमें D1 होता है, D2 होता है, D3 होता है। D1 मतलब 1 साल, सब स्टैंडर्ड के 1 साल, 12 महीने से लेके 24 महीने के बीच। ठीक है, 1 साल, अच्छा 12 महीने से लेके अगर ये 36 महीने मतलब 24 से 36, सॉरी 24 से 36 महीने के बीच क्या होगा, ये D2 होगा। और 36 महीने से 48 महीने के बीच क्या होगा, ये D3 होगा। ठीक है, और उसके बाद अकाउंट कहाँ चला जाता है, फिर लॉस एसेट में। डाउटफुल एसेट D1 होगा, D2 होगा और D3 होगा। नेक्स्ट जो कहता है NPA क्या है, कब अकाउंट NPA होता है। NPA व्हेन अकाउंट बिकम NPA क्या है, टर्म लोन के केस में इंस्टॉलमेंट नहीं दिया या इंटरेस्ट नहीं दिया, ओवरड्यू किस लिए हो गया, 90 दिन। 90 दिन से ज्यादा अगर ओवरड्यू हो गया, मान लीजिए कि अब जैसे आप 31 मार्च का हमने लिया, ठीक है, 31 मार्च, 30 अप्रैल और ये 31 मई। ठीक है, कितने दिन हो गए, यहाँ से 30, यहाँ से 30 और ये 30 जून। ठीक है, यहाँ से 90। मीन्स ये अकाउंट अगर एक दिन कम करें तो ये 29 जून को आपका ये लास्ट डेट है, 90 डेज हो रहा है। ये नहीं होगा तो 30 जून को आपका अकाउंट NPA हो जाएगा। ये 3 महीने का ओवरड्यू होगा। ठीक है, 90 डेज से ज़्यादा हो गया तो। CCOD के केस में क्या है, CCOD के केस में क्या है, ओवरड्राफ्ट में आउट ऑफ ऑर्डर मोर देन 90 डेज या लिमिट रिन्यू नहीं हुआ, रिन्यू विद इन 180 डेज ऑफ द ड्यू डेट। ठीक है, तो ये आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। देखिए आउट ऑफ ऑर्डर में क्या होता है, बैलेंस आउटस्टैंडिंग, बैलेंस आउटस्टैंडिंग, बैलेंस आउटस्टैंडिंग मोर देन लिमिट सैंक्शन और ड्रॉइंग पावर। मान लीजिए कि ठीक है, अगर हमने 2 करोड़ की किसी की लिमिट दी है और उसका जो आउटस्टैंडिंग हो गया 2 करोड़ 10 लाख हो गया। ठीक है, या उसकी DP अगर 1.5 करोड़ की थी, हमने उसके स्टॉक के बेसिस पर दिया, स्टॉक डेटर्स। ठीक है, इसकी बेसिस पर हम DP देते हैं जनरल CC में। तो 150 की लिमिट हुई, मतलब 1.5 करोड़ की लिमिट हुई। अगर ये 200 लाख था तो 150 करोड़ की लिमिट में अगर इसका जो है ओवर ड्रॉन हो गया, 150 से ऊपर 151 हो गया, ठीक है, और ये आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, तो ये अकाउंट NPA में क्लासीफाई हो जाएगा। तीसरा होता है कि क्या है, क्रेडिट नहीं हुआ किसी अकाउंट में, क्रेडिट इनसफिशियंट है। अब जैसे मान लीजिए 90 दिन का इंटरेस्ट अगर हमको 90,000 रुपया लगा और हमने जो है सिर्फ 60,000 रुपये उसमें भरे, तो 30,000 का जो डिफरेंस है, इसके कारण अकाउंट आपका NPA में क्लासीफाई हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक स्टेटमेंट अगर आप 3 महीने से पुराना हो, हर मंथली आपको स्टॉक स्टेटमेंट देना है, लेकिन ये स्टॉक स्टेटमेंट 3 मंथ से ओल्ड हो गया तो आपका आउट ऑफ ऑर्डर है, NPA हो जाएगा। बिल परचेज या बिल डिस्काउंट ये भी ओवर ड्यू हो जाए 90 डेज से तो NPA हो जाएगा। एग्रीकल्चर में क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जो है, 2 क्रॉप सीजन के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप कौन सा होता है, जो 6 मंथ का होता है। देखिए साल में दो दो क्रॉप सीजन माने गए हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन 6-6 महीने के। अगर हम इसको लें तो एक क्या हो गया, पैडी का, और दूसरा क्या हो गया, वीट का। तो ये 6-6 महीने का, मतलब 12 महीने से दो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में 2 क्रॉप सीजन में ये ओवरड्यू हो गया, तो एग्रीकल्चर फाइनेंस आपका NPA माना जाएगा। दूसरा देखिए, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में क्या होगा, एक क्रॉप सीजन। अब जैसे मान लीजिए आपने ईख की खेती की, ईख या शुगर केन बोलते हैं, शुगर केन, या इसको गन्ना बोलते हैं, गन्ना, गन्ने का जूस हम लोग बहुत पीते हैं। तो ये सारे जो हैं एक क्रॉप सीजन से ओवरड्यू हो गए तो ये अकाउंट NPA माने जाएंगे। ठीक है, कहता है डिसीजन रिगार्डिंग शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन विल बी मेड बाय SLBC। अब SLBC मोस्टली क्या है, SLBC इस पर डिसीजन लेता है कि कौन सा शॉर्ट ड्यूरेशन है, कौन सा लॉन्ग ड्यूरेशन है। ठीक है, देखिए NPA में क्या है, सब स्टैंडर्ड एसेट कब होगा, सब स्टैंडर्ड एसेट 12 महीने तक रहेगा। अगर मान लीजिए कि ये 1 अप्रैल को गिर गया तो अगले साल 31 मार्च तक
ये सब स्टैंडर्ड रहेगा। डाउटफुल कब रहेगा? अप टू 1 ईयर। किससे? इस जैसे मान लीजिए 31 मार्च 2023 को कहीं एनपीए हुआ, ये 31 मार्च 2024 तक ये क्या रहेगा? सब स्टैंडर्ड रहेगा। और फिर ये 1 अप्रैल 2024 से लेके 31/3/2025 तक, 31/3/2025 तक क्या रहेगा? D1 रहेगा। ठीक है। और D2 कब होगा? मोर देन 1 ईयर अप टू 3 ईयर्स। ठीक है। और ग्रेटर देन 3 ईयर, डाउटफुल मोर देन 3 ईयर, 3 ईयर से ज्यादा हो। अब कहता है नेक्स्ट, जो कहता है कि लॉस क्या है? लॉस क्या होगा? विच इज रिकवरेबल, मतलब जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। ये कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई स्टैट्यूटरी ऑडिटर, आरबीआई का इंस्पेक्टर। ठीक है। इस लॉस में क्या है? 100% प्रोविजनिंग हो जाती है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे प्रोविजनिंग। कुछ स्पेशल केसेज है कुछ स्पेशल केसेज है कि इफ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ए प्राइमरी क्वार्टर सिक्योरिटी लेस देन 10% ऑफ स्टैंडिंग, इट विल स्टेट ऑफ ए क्लासिफाइड लॉसेस। ठीक है। अगर मान लीजिए हमने जो है 100 लाख का लोन दिया और उसकी कोलेटरल सिक्योरिटी सीधे जो है वो 5 लाख रुपए है, आ गई, घट के आ गई। हमने जब लिया था तो 60 लाख रुपए थे, या उसका जो ओवर वैल्यूएशन हो गया, बाद में हमने रीवैल्यूएशन कराई तो इसकी वैल्यू 5 लाख रुपए आ गई, तो क्या हो गया? ये आउटस्टैंडिंग का या सैंक। ठीक है। तो रियलाइजेबल वैल्यू जो है आउटस्टैंडिंग का 5-10% से नीचे आ गया तो सीधे क्या होगा? स्टेट ऑफ लॉस में जाएगा। इफ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी 10% और अबव बट लेस देन 50%, तो क्लासिफाई होगा ये डाउटफुल विदाउट वेटिंग 12 मंथ। 12 मंथ का वेटिंग के बाद सीधे सब स्टैंडर्ड से डाउटफुल में क्लासिफाई हो जाएगा। ठीक है। प्रोविजनिंग क्या होगा? प्रोविजनिंग देखिए, इसमें प्रोविजनिंग क्या होगा? स्टैंडर्ड एसेट के लिए देखिए, डायरेक्ट स्टैंडर्ड एसेट में भी प्रोविजनिंग होता है, लॉस में भी होता है, एनपीए में भी होता है, सब में होता है। लॉस एनपीए का ही पार्ट है। तो डायरेक्ट एडवांस अगर एग्रीकल्चर और माइक्रो एमएसएमई में होगा तो 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग, 25 पैसा, 25% नहीं, 25 पैसा ऑफ आउटस्टैंडिंग कितना होगा? जैसे मान लीजिए कि 100 लाख का हमने सैंक्शन किया, बट ये 75 लाख एग्रीकल्चर या एमएसएमई, तो इसका 25 पैसा ही ये प्रोविजनिंग होगा। सीआरई आरएच में जो होगा, सीआरई में जो है कमर्शियल रियल एस्टेट में 1% होगा अब आउटस्टैंडिंग। ठीक है। सीआरई आरएच में जो है वो 75 पैसा, 75 पैसा होगा आउटस्टैंडिंग का। ठीक है। ऑल अदर में 40 पैसा होगा इन सब के अलावा। एग्रीकल्चर एमएसएमई में 25 पैसा, रियल एस्टेट में 1 पैसा, और रियल एस्टेट में भी रेजिडेंशियल हाउसिंग हो तो 75 पैसा, एनी अदर में 40 पैसा। ठीक है। और रिस्ट्रक्चर अकाउंट में 5% ऑफ ओएस, रिस्ट्रक्चर अकाउंट में 5% ऑफ, रिस्ट्रक्चर अकाउंट में 5% ऑफ ओएस। एक चीज और जानिए, रिस्ट्रक्चर जब हम अकाउंट को करते हैं तो अभी आरबीआई की पॉलिसी नहीं है। चलिए कोविड के समय आया था कि रिस्ट्रक्चर करने के बाद भी अकाउंट स्टैंडर्ड रहेगा, लेकिन नहीं, रिस्ट्रक्चर करने के बाद अकाउंट को इमीडिएट लोअर ग्रेड में उसको डाला जाता है। अगर वो स्टैंडर्ड में है, आपने रिस्ट्रक्चर किया तो वो सब स्टैंडर्ड में क्लासीफाई हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा प्रोविजनिंग क्या होगा? प्रोविजनिंग जो है सब स्टैंडर्ड में हियर ऑल्सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी नॉट कंसीडर। ठीक है। अगर मान लीजिए सिक्योर्ड पोर्शन है, जितना सिक्योर्ड पोर्शन होगा। ठीक है। अब जैसे 100 रुपए का लोन है, इसमें 75 लाख रुपए आपके सिक्योर्ड हैं। ठीक है। तो 75 लाख का 15% प्रोविजनिंग होगा, बाकी जो 25 लाख अनसिक्योर्ड पोर्शन है उसका 25% होगा। ठीक है। मीन्स इसका 75% देखें, 15 75 7 5 70 105 7 112। ठीक है। 11 25 11,25,000 और 25 7 625। ठीक है। 25 का 25% कितना होगा? 6 रुपया 25 पैसा। 18,50,000 रुपये प्रोविजन हो जाएगा 100 रुपए के अकाउंट में। ठीक है। मतलब 100 लाख के इसमें। ठीक है। अनसिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर है तो 20% आउटस्टैंडिंग का, सीधा 20%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोविजनिंग में फिर आते हैं, डाउटफुल में क्या होगा? डाउटफुल में जो होगा प्रोविजन और अनसिक्योर्ड, देखिए अनसिक्योर्ड होगा तो 100% होगा। ठीक है। सिक्योर्ड पोर्शन का 25% ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 100%। देखिए अब D1 में इसमें क्या है? डाउटफुल में D1 D2 D3। ठीक है। D1 में याद रखिएगा, पहला वाला 25, दूसरा वाला 40 और बाकी वाला 100, और इधर का पूरा 100। अगर इसको हम बनाएं, या देखिए D1 D2 D3। ठीक है।
अगर ये सिक्योर्ड है और अनसिक्योर्ड है, ठीक है, सिक्योर्ड है तो यहाँ पे आएगा D1 में 25%, अनसिक्योर्ड में 100%, ये D1 में 40% और अनसिक्योर्ड में 100%, और ये 100 तो ये 100, ठीक है। लॉस में D3 में सारा, D3 को लॉस ही माना जाता है, ठीक है, और लॉस सेशन में 100% प्रोविजन होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अब लोक अदालत में क्या होगा, ये तो प्रोविजनिंग हो गई। एस्टेब्लिश अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, मिनिमम अमाउंट नो लिमिट, मैक्सिमम क्या 20 लाख, 20 लाख से ऊपर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, DRT में, ठीक है। इसमें कोर्ट फीस नील है, इसलिए हमेशा क्या लोक अदालत लगता ही रहता है। देखिए लोक अदालत कहाँ बनी, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, मिनिमम अमाउंट क्या है, नो लिमिट, लेकिन मैक्सिमम 20 लाख तक की सुनवाई ये कर सकता है, उससे ऊपर आपको DRT जाना है, कोर्ट फीस में नहीं लगता। नेक्स्ट जो है डिसीजन क्या होगा इसमें, लोक अदालत में म्यूचुअल कंसेंट से होगा पार्टी, देयरफॉर नो अपील अगेंस्ट डिक्री ऑफ लोक अदालत, लोक अदालत के डिक्री के अगेंस्ट में कोई अपील नहीं होती। बैंक क्यों प्रेफर करता है, क्योंकि इसमें कोर्ट फीस नहीं लगता है, प्रोसीजर सिंपल है, नो अपील, लिमिटेशन पीरियड विल बी नॉट एक्सटेंड बाई फिलिंग ऑफ द केस ऑफ लोक अदालत, लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड नहीं होता। नेक्स्ट जो देखिए DRT क्या है, DRT होता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये स्टैब्लिश किया गया था। DRT में क्या है, established under रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993, ठीक है, ये इस एक्ट के थ्रू डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। मिनिमम क्लेम कितना का 20 लाख का, मैक्सिमम नो लिमिट है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, क्वालिफिकेशन होता है इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट जज, ये मोस्टली जो है हाई कोर्ट के ही जज जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट या हाई कोर्ट के ही रहते हैं, या डिस्ट्रिक्ट जज के इक्विवेलेंट, मोस्टली DRT में आप हाई कोर्ट के जज ही रिटायर्ड मिलेंगे आपको। देखिए देयर इज रिकवरी ऑफिसर इन DRT, एक रिकवरी ऑफिसर होता है, वी विल द हु विल एक्सिक्यूट द डिक्री पास बाय DRT एंड रिकवर द बैंक ड्यूज, रिकवरी ऑफिसर होता है। RO, ये RO जो है बैंक से ही जाते हैं, ठीक है। अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ DRT वो क्या आएगा, DRAT में जाना पड़ेगा, अगर DRT का अपील से आप संतुष्ट नहीं है डिक्री से तो आपको DRAT में जाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं डेप्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। हेड बाय DRT इज कॉल्ड चेयरपर्सन, DRAT के चेयरपर्सन होते हैं हेड। क्वालिफिकेशन क्या होता है, हाई कोर्ट का जज होगा, ठीक है, ये हाई कोर्ट का जज होगा। मैंने उसमें भी कहा कि हाई कोर्ट के जज ही मोस्टली रहते हैं, बट वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज और उसके इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है, यहाँ हाई कोर्ट के जज रहेंगे DRAT में। DRT के डिसीजन के अगेंस्ट DRAT में आप 30 दिन में अपील कर सकते हैं। रिसीविंग कॉपी किस दिन, कॉपी जिस दिन आपको रिसीव हुई। बॉर्वर अपील देन इशूड ए डिपॉजिट ऑफ 50% ऑफ जजमेंट ऑफ, अगर मान लीजिए कि DRT ने आपको कहा कि आपको 50 लाख रुपए जमा करने बैंक को, तो DRT में तभी अपील होगी कि जब उसका आप 25 लाख रुपया डेट इज 50% ऑफ अमाउंट जमा करेंगे, तो विच कैन बी रिड्यूस बाई DRAT चाहे तो उसको 25% पे रख सकता है। अब सरफेसी एक्ट क्या है, सरफेसी एक्ट में जो है इट एक्सटेंड टू ए होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, सब में है। ये 21 जून 2002 को अस्तित्व में आया था। फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड अंडर दिस एक्ट, क्या है, अमाउंट शुड बी NPA होना चाहिए, डॉक्यूमेंट विद इन लिमिटेशन होना चाहिए, एसेट चार्ज होना चाहिए, मिनिमम रिकवरेबल अमाउंट इज मोर देन 10 लाख, 10 लाख से ऊपर का जो है सरफेसी लगेगा, 10 लाख से नीचे में सरफेसी नहीं लगेगा, एग्रीकल्चर लैंड नहीं आएगा, बट अदर एसेट चार्ज टू द बैंक कवर, ठीक, नॉट अप्लीकेबल इफ 80% ऑफ प्रिंसिपल पेड, अगर मान लीजिए 10 लाख में किसी ने जो है 8,10,000 रुपये दे दिया, 10 लाख में 8,10,000 दे दिया, तो ये सरफेसी नहीं लगेगी, मीन्स बैलेंस आउटस्टैंडिंग मोर देन 20% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। बैंकर हैव राइट टू इन्फोर्स सिक्योरिटीज, बैंकर हैव राइट टू इन्फोर्स सिक्योरिटीज विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, इसमें कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। 60 डे डिमांड नोटिस आपको टू बी सर्व्ड इन NPA अकाउंट विद इन लिमिटेशन पीरियड बाय ऑथराइज्ड ऑफिसर टू डिफॉल्टिंग
borrower. Borrower means borrower which include guarantor also. Officer not below the rank of chief manager are authorized officer. ठीक है. After received notice, defaulter divided from the property security cannot be sale, transfer, lease or otherwise property prior permission to the bank. बिना परमिशन के नहीं बेच सकता. borrower any aggrieved can raise the objection and this should be replied within. अगर मान लीजिए कि ठीक है, अगर आपने इसको बोलते हैं अंडर सेक्शन 13(2), अंडर सेक्शन 13(2) इसके अंदर अगर आपने नोटिस दिया, इसने आपको कोई रिप्लाई भेजा, ठीक है, तो आपको इसको 15 दिन के अंदर जवाब देना पड़ेगा. ठीक है. अगर उससे ठीक है, उसके बाद फिर आप उसको 60 दिन के बाद अगर 13(4) करते हैं फिर भी वो देता है, फिर भी आपको जवाब देना पड़ेगा. मैंडेटरी है, नहीं तो फिर आपका ये सारा प्रोसीजर फेल हो जाएगा. इफ डिमांडेड अमाउंट नॉट रिसीव्ड विद इन 60 days, notice of bank can take possession of the property and its own may seek help of district magistrate CMM. ठीक है. मेट्रो सिटीज में चीफ CMM होता है, CMM कोर्ट होता है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. डिस्ट्रिक्ट में क्या है, जहाँ पे कई जगह पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है जिसको DMM बोलते हैं. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोल सकते हैं. नेक्स्ट जो है, आफ्टर टेकिंग पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी सिक्योरिटी इट कैन बी सेल, लीज, असाइन बाय बैंक इफ पोजीशन ऑफ द यूनिट इज टेकन बैंक कैन अपॉइंट मैनेजर. ठीक है. नोटिस ऑफ पोजीशन 13(4) शुड बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर विद इन 7 days. अगर बैंक ने 13(4) का नोटिस इशू कर दिया तो इसको विद इन 7 days पेपर में पब्लिश करना पड़ता है. दो, एक जो होगा बाइलिंगुअल होगा इंग्लिश में और एक हिंदी में या लोकल लैंग्वेज. ये हिंदी वाला जो है, एक तो आपका इंग्लिश मैंडेटरी हो गया, दूसरा आपका जो है हिंदी या वहाँ का जो कोई लोकल लैंग्वेज का पेपर होगा उसमें पब्लिश करना पड़ेगा. ठीक है. आफ्टर 13(4) रिजर्व प्राइस शुड बी फिक्स एंड डेट ऑफ ऑक्शन शुड बी पब्लिश इन 2 न्यूज़पेपर विच शुड बी वर्नाकुलर लैंग्वेज. ठीक. सेल क्या होगा, इफ बैंक वांट टू सेल 30 days नोटिस देना पड़ेगा गिवन टू द बोरोवर बिफोर सेलिंग ऑफ गुड्स. फर्स्ट टाइम अगर आप ऑक्शन करने जा रहे हैं तो आपको बोरोवर को 30 days का नोटिस देना पड़ेगा. सेकंड टाइम से अगर उसी को रिपीट आप सेल कर रहे हैं तो 15 दिन के नोटिस पे काम चल जाएगा. एंड सेल थ्रू पब्लिक ऑक्शन नोटिस, पब्लिक नोटिस to be given in 2 newspaper, same ही है, one in Hindi और in the paper. Valuation of goods will be done and minimum bid price will be fixed, that is reserve price. Okay. If highest bid is below the reserve price, then securities can be sold in the consent of borrower. अगर highest bid जो है, जो हमने reserve price लगाई उससे कम है तो आपको borrower से consent लेना पड़ेगा. In case of sales, buyer will be deposit 25%, पहले 25% देना है immediately एंड बैलेंस 75% विद इन 15 दिन के अंदर आपको देना है. आप इसको चाहें तो 30 दिन भी कर सकते हैं. 75% वाला जो क्लॉज है वो 30 दिन भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 60 दिन भी कर सकते हैं. ठीक है. सरफासी किसके ऊपर नहीं लगेगी, सरफासी जो है सिक्योरिटी अंडर प्लेज और लियन, इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट एंड शिपिंग वेसल्स, डिमांड नोटिस अमाउंट बिलो 1 लाख, security created in agricultural land, amount due to less than 20% of total demand. ठीक है. borrower can file application with DRT. सरफेसी के अगेंस्ट में आप DRT में ही अपील फाइल कर सकते हैं, किसी लोकल में आप फाइल नहीं कर सकते. टेकन पोजीशन बाय द बैंक. अपील अगेंस्ट डिसीजन टू DRT वो 30 दिन में करना पड़ेगा. इफ borrower अपील इशूड 50% आपको देना होगा DRAT में, वो चाहे तो 25% उनके चेयरमैन DRAT के चेयरमैन रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. चलिए, थैंक यू. ये सिंपल है. अगर आपको अच्छा लगा तो आप जो है थोड़ा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हैं. ठीक है. थैंक्स.